दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो हमारे किसानों एवं छात्रों के लिए यह चैनल बहुत ही लाभप्रद हुआ है और मुझे आशा है कि जिस प्रकार से मुझे आप लोग देख रहे हैं इसी तरह अपना दृष्टिकोण बनाए रहेंगे। तो खेती गुरुज के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं वीके साहू आपके सामने ले आया हूँ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ओकरा। भिंडी की आप किस प्रकार खेती करें, फसल भी अच्छी मिले, लागत भी कम हो, उत्पादन भी ज़्यादा हो और आप 50 से 60 हज़ार रुपये महीने अपनी अर्निंग जनरेट करें। तो मेरे जो भी वीडियो रहते हैं वो किसान एवं छात्रों के लिए लाभप्रद रहते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको पॉडकास्ट दे रहा हूँ। जो छात्र है वो लिखे अथवा न लिखे, अगर मेरी वीडियो सुन रहा है, वीडियो को देख रहा है तो उसको टॉपिक का ज्ञान हो जाएगा आधे से ज़्यादा और नंबर भी गेन करेगा। तो बात कर रहे हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ओकरा की कि भिंडी को उन्नत कृषि उन्नत खेती कैसे करें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहले भिंडी को बॉटेनिकल वानस्पतिक जानकारी इकट्ठा करेंगे कि भिंडी का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगर भिंडी का वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो इसका वैज्ञानिक नाम है एबल स्कुलेंटस। एबल मस्कस स्कुलेंटस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर इसके उत्पत्ति स्थल की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति स्थल इथोपिया है। अगर इसके कुल की बात करूं तो इसका कुल है मालवेसी। मालवेसी ग्रुप है। अगर इसमें गुणसूत्रों की बात करूं तो पॉलीडिप्लॉइड मतलब बहुद्विगुणित है। 130 गुणसूत्र पाए जाते हैं इस पे। इम्पॉर्टेंस, चूँकि जब हम किसी के बारे में पढ़ेंगे तो उसका महत्व भी पता होना चाहिए। अगर इसके महत्व की बात करें तो जो भिंडी होता है उस पे कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी जैसे विभिन्न पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा में उपस्थिति पाई जाती है, जिसके कारण यह औषधिक गुण भी व्यक्त करता है। अगर भिंडी का उपयोग की बात करूं तो भिंडी को सब्जी के रूप में खाया जाता है, अचार के रूप में खाया जाता है। अगर इसके प्रिजर्वेशन की बात करूं तो आप इसे फ्रिज में जमा कर रख सकते हैं, डिब्बा बंद कर सकते हैं जिसे कैनिंग कहते हैं। अगर भिंडी में गूदे की बात करूं तो इस पे पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, बहुत शर्करा पाई जाती है जिसका नाम है ग्लूटेरोनिक। ग्लूटेरोनिक ऐसी शर्करा है जो भिंडी के गूदे में पाया जाता है, प्लेसेंटा में पाया जाता है। वहीं अगर जलवायु की बात करूं तो जलवायु क्या होना चाहिए, किस मानसून पे हम खेती कर सकते हैं। तो जलवायु की बात करूं तो ये शीतोष्ण गर्म इलाकों की खेती होती है। जब गर्म इलाका रहेगा तभी उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं इसके तापमान की बात करूं तो 35 से 40 डिग्री अगर इस बीच में है तो भिंडी अच्छी सर्वाइव करेगी, अच्छा उत्पादन देगी। अगर 40 से ऊपर हो गया तो भिंडी में जो फल बनने की प्रक्रिया होती है वो समाप्त हो जाएगी और जल्द फल झड़ने लगेंगे अपने अल्प विकसित इस समय पर। तो इसी के साथ साथ बात करते हैं मिट्टी की, क्योंकि फल प्राप्त करना है तो मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। तो मिट्टी जल निकासी वाला होना चाहिए, अर्थात जल जमाव न हो, जिससे रूट डिजीज जो जड़ संबंधी रोग होते हैं वो नहीं रखते हैं। अगर आप इसे बरसात में करते हैं मतलब जहाँ ज़्यादा पानी होता है तो आप रेज्ड बेड या ऊंची क्यारियों का उपयोग कर सकते हैं। ऊंची क्यारियों से क्या होता है कि जो फसल होती है और जल होता है उसका संपर्क बहुत कम हो पाता है। इसी के साथ साथ सीजन की बात करूँ तो जो खरीफ की फसल होती है इस पे आप मई से जून के बीच में भिंडी की बिया होती है उसकी आप बुआई कर सकते हैं, सीडलिंग कर सकते हैं। अगर आप बरसात में लगा रहे हैं तो फरवरी मार्च के बीच में आप बुआई करिए। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे स्थानों से हैं तो आप वहाँ मार्च और अप्रैल के बीच में बुआई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ सीड रेट, क्योंकि यह मुख्य चरण होता है फसल उत्पादन प्राप्त करने का, जिसे कहते हैं प्लानिंग। किस प्रकार प्लानिंग की जाए। अगर सीड रेट की बात करूँ तो गर्मी वाली किस्म जो लगाते हैं 20 किलो लगाइए प्रति हेक्टेयर में। अगर आपको 1 हेक्टेयर प्लांटिंग चाहिए तो आपको 20 किलो बीज की बुआई करनी होगी। वहीं अगर बुआई कर लेंगे उसके साथ दूरी भी चाहिए तो
दूरी कितनी चाहिए? अगर एक पंख से दूसरे पंख के बीच के मध्य की दूरी देखो तो 45 सेंटीमीटर, वहीं एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की देखो तो वहीं 20 सेंटीमीटर दूरी होती है। अगर खरीफ की बात करूँ 10 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। दूरी की बात करूँ तो एक पंख से दूसरे पंख के बीच 40 सेंटीमीटर, वहीं एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। नॉन ब्रांचिंग अशाखी भिंडी पे अगर शाखी है तो दूरी ज़्यादा होगी, एक पंख से दूसरे पंख पे 30 सेंटीमीटर, वहीं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। सीड ले लिया, लेकिन उसकी हेल्थ टेस्टिंग भी ज़रूरी है, जिसके लिए हम सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार करते हैं कि जो आगे नुकसान होने वाला है उसको पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। तो आप बुआई से पहले बीज को 4 से 5 घंटे पानी में उबाल लें, जिसके उसकी जर्मिनेशन पावर बढ़ जाती है, अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। वहीं अगर आपको इतना टाइम नहीं तो आप 50 मिनट में जितना आप बीज बोने के लिए लाए हैं, GA3 जो PGR का कार्य करता है, यही आपका सॉइल डिजीज़ कंट्रोल करता है। मृदा संबंधी रोग होते हैं उसको समाप्त करने की कोशिश करता है। और स्टोन का भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं मिट्टी प्रबंधन की बात करूँ, मिट्टी प्रबंधन वह कार्य है जिसमें मिट्टी को उपयुक्त ऑक्सीजन, पोषक तत्व, नमी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। उसके बात करूँ तो आप खेत को 2 से 3 बार जोतिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी होगी, उस पर ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा। मेड़ों को ऊंचा करिए, क्यारियों को ऊंची करिए, जिससे जल भराव नहीं होगा। बीज लगाना मैंने बता दिया, लेकिन बीज किस किस्म का लगाना है? अगर जो IIHR जो बेंगलोर होता है, बेंगलोर अनुसंधान केंद्र, वह अपनी ब्रांडिंग अर्का से करता है। तो बीज की प्रजाति है अर्का अभय, अर्का नामिका। 2 प्रजाति की आप भिंडी लगा सकते हैं जो अच्छा उत्पादन देगी। अगर आप दिल्ली की प्रजाति चाहते हैं, IIR दिल्ली, जो अपनी ब्रांडिंग पूसा के नाम से करता है, चाहे पूसा मखमली हो, चाहे पूसा सावनी हो, चाहे पूसा A4 हो, अच्छी प्रजाति देगा, प्लस प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी बढ़िया होती है। वहीं अगर आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या अनुसंधान केंद्र, तो वो अपनी ब्रांडिंग हिसार से करता है, HISR। जो प्रजाति बता रहा हूँ वो छात्रों के लिए बहुत लाभप्रद है, तो आप गौर करिएगा। हिसार उन्नत है, वर्षा उपहार है, ऐसी प्रजाति है, हरियाणा देती है। उसी के साथ साथ खाद, अब आता है मेन आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए, तो खाद का भी उपयोग करना है, लेकिन खाद का उतना ही उपयोग करना है जितना पौधे ले सके, व्यर्थ ना हो। व्यर्थ तो नहीं होगा, लेकिन फसल उत्पादन घटा देगा। तो आप FYM जो गोबर होती है, आप 25 टन प्रति हेक्टेयर में FYM का यूज करें। उसी के साथ साथ आप 50 किलो, 30 किलो, 20 किलो नाइट्रोजन, पोटेशियम एवं कैल्शियम का उपयोग प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। टॉप ड्रेसिंग की बात करूँ, टॉप ड्रेसिंग का मतलब है जिस समय आप सीडलिंग लगाते हैं उससे 30 दिन बाद की प्रक्रिया होती है, उस पर आप 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल सकते हैं। सिंचाई, जल दक्षता भी बढ़ जाए और जल भी सेफ रहे, जिसे कहते हैं पानी की बचत भी हो जाए और पानी से जो कार्य हो रहा वो भी हो जाए। तो जल दक्षता की बात करूँ तो सिंचाई, फल विकास, पुष्पन के समय देना आवश्यक होता है। उस समय आपको 5 से 6 दिन के अंतराल में जल सिंचाई करनी होगी, चाहे वो प्लांटेशन हो, चाहे वो उर्वरक के दौरान हो, चाहे वो डेवलपमेंट के दौरान हो। अगर आप इन कंडीशनों पे नहीं देंगे तो आपकी फसल उत्पादन दर घट जाएगी, क्योंकि जल होता है जो वो पोषक तत्व घुलनशील होता है, उसका अवशोषण करता है और सर्कुलेटरी सिस्टम में पोषक तत्वों को वहित करता है। अब इसके बाद बात करें खरपतवार प्रबंधन। ऑर्गेनिक सेक्टर पे अगर आपको जानना है तो आप निराई गुड़ाई करिए, जिससे फसल की क्वालिटी भी बनी रहेगी और आपकी लागत भी नहीं लगेगी। निराई गुड़ाई करके आप खरपतवार प्रबंधित कर सकते हैं। अगर आप केमिकल सेक्टर में जा रहे हैं तो आप एलेक्लोरिक रासायनिक मिश्रण है, जिसका
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करेंगे। अगर आप फ्लोक्लोरिन की बात कर रहे हैं तो फ्लोक्लोरिन आप 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालेंगे। जो फ्लोक्लोरिन होता है वो सीडलिंग से पहले पड़ती है। सीडलिंग मतलब प्लांटेशन। उसी के साथ साथ फसल को बो दिया, अब फसल उत्पादन की बारी आएगी तो फसल उत्पादन कैसे मिलेगा। अगर फसल उत्पादन की बात करूं, जिन भाइयों ने गर्मी में लगाया है भिंडी, वो 8 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त करेंगे। जिन लोगों ने खरीफ में लगाया है, खरीफ फसल यूज की है, वो 12.5 टन प्रति हेक्टेयर फसल प्राप्त करेंगे। वही हार्वेस्टिंग की बात करें, हार्वेस्टिंग करना भी अपने आप में एक कला है। जब भिंडी की अधिकतम आकार एवं रंग हरा हो, अधिकतम आकार का ये मत लेना कि भिंडी जितनी बढ़ेगी उसके बाद वो चरेगा, मतलब हार्डनिंग उस पर आ जाएगी, सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी। ये कब होगा, जब ग्रीनेस खत्म हो जाएगा। इसलिए जब भिंडी एकदम हरी हो, उस बेस पे आप भिंडी की हार्वेस्टिंग करें। उसको नोचे नहीं, उसको चाकू की मदद से काट लें, उसके डंठल जो होते उससे। तो यहीं से हमारा पॉडकास्ट समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि इस चैनल के द्वारा यह पॉडकास्ट किसानों एवं छात्रों के लिए अधिक लाभप्रद होगा। जिन लोगों ने यह वीडियो देखा हो या जो देखेंगे वो अपनी राय ज़रूर देंगे कि अगला कौन सा टॉपिक होगा जिस पे वीडियो बनाना अच्छा लगे और आपके उपयोग में हो। तो नमस्कार, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। अगर आपके लिए उपयोगी वीडियो हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमें फॉलो भी करें फेसबुक पे। धन्यवाद।